प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भावस्थ राहु और केतु के फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में राहु और केतु के फलों पर विचार करेंगे। कुंडली में यह जो सप्तम भाव है, यह भी केंद्र भाव में से एक भाव है। जैसे आपको पहले भी बताया, हमारा केंद्र भाव है लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा सप्तम भाव है, ये केंद्र भाव में से एक भाव माना जाता है। इसे जाया, कलत्र, काम, सौभाग्य आदि नामों से भी पुकारा जाता है। मनुष्य के 4 कार्य, प्रमुख जो कार्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो हमारे 4 कार्य हैं मुख्य, उनमें से जो काम का विचार है वो सप्तम भाव से किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से जो काम का विचार है, उस विचार को हम सप्तम भाव से करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को जीवन में सहयोगी की आवश्यकता होती है। तो सर्वश्रेष्ठ सहयोगी पत्नी या पति होता है, यानी कि हम जो जीवन साथी हमारा है वो सबसे श्रेष्ठ जो है सहयोगी जीवन में माना जाता है या होता है। पत्नी या पति का विचार भी इसीलिए इसी भाव से किया जाता है, सप्तम भाव से। ये हमारे जीवन साथी का भाव भी कहलाता है। जीवन सहयोगी पति हो या पत्नी हो, उन दोनों के अतिरिक्त विवाह, कामकला, शक्ति, वीर्य, पत्नियों की संख्या कितनी होगी, दाम्पत्य जीवन जातक का कैसा रहेगा, विवाह का समय क्या होगा, साझेदारी में क्या स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य एवं मैथुन का विचार भी इस भाव से किया जाता है। यानी कि ये जो हमारा, जैसे अब ये दसम भाव है, दसम यानी कि ये व्यवसाय भाव है। व्यवसाय भाव से दसम होने के कारण, यदि हम व्यवसाय भाव से हम इसको गिनती करते हैं यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये दसम भाव से जब हम यहाँ पर भावात भाव के सिद्धांत से हम यदि चर्चा करें, तो दसम भाव हमारा व्यापार का होता है। तो दसम से दसम भाव, यानी कि ये हमारा सप्तम भाव जो है, ये दसम से दसम हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय का विचार भी इस सप्तम भाव से किया जाता है। और पंचम से तृतीय होने के कारण, ये पंचम भाव हमारा संतान का, पुत्र या पुत्री का, तो इससे जो है तृतीय होने के कारण पराक्रम का विचार भी जो है इसी भाव से, सप्तम भाव से किया जाता है। और चतुर्थ से चतुर्थ होने के कारण, चतुर्थ भाव हमारी माता का होता है। तो माता की माता यानी हमारी नानी, तो नानी का भाव भी जो है इस सप्तम भाव, नानी का विचार भी जो है सप्तम भाव से किया जाता है। ससुराल, ससुराल से धन, गुप्तांग व उनसे संबंधित रोग भी इस सप्तम भाव से किए जाते हैं विचार। प्रत्यक्ष शत्रु कैसे रहेंगे हमारे, चिकित्सा क्षेत्र तथा स्थानांतरण का विचार भी इसी सप्तम भाव से किया जाता है। अब दूसरी बात, वही भावात भाव के सिद्धांत से अष्टम भाव जो हमारा है, ये आयु का भाव है। इस आयु के भाव से द्वादश होने के कारण, जब हम आयु के भाव से गणना करते हैं, तो इस प्रकार से गिनती करके ये हमारा सप्तम भाव जो है वो द्वादश भाव आ जाता है। तो अष्टम से द्वादश होने के कारण सप्तम भाव को मारक भाव भी माना जाता है। विवाह आदि में मंगल दोष मुख्य रूप से इसी भाव से देखा जाता है। यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो वो मांगलिक का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली में हमारे
सप्तम भाव पश्चिम का या अस्त का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव केंद्र में होने से शुभ ग्रह को इसके स्वामी होने पर केंद्राधिपत्य दोष लगता है। जैसे पहले भी आपको बताया कि चतुर्थ भाव सप्तम भाव यानी कि केंद्र में यदि शुभ ग्रहों की स्थिति होती है तो उनको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, और वही केंद्र में यदि पापी ग्रह हों तो उनको केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर शुभ ग्रह होने से इसके स्वामी को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, जबकि अशुभ ग्रह इसके स्वामी होने पर शुभ भावेश माने जाते हैं। सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो है शुक्र, परंतु स्त्रियों के लिए इसका कारक ग्रह गुरु होता है। यानी पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए, स्त्री जातकों के लिए गुरु जो है सप्तम भाव का कारक माना जाता है। ये तो रहा सप्तम भाव का सामान्य विचार और सप्तम भाव से विचारणीय विषय। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं सप्तम भाव में राहु और केतु के फल पर। सप्तम भाव में जब राहु और केतु विराजमान होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तो वो किस प्रकार का प्रभाव जातक के जीवन में डालते हैं, अब इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की। सप्तम भाव में जो राहु की स्थिति है, इस राहु की स्थिति को अशुभ एवं अनिष्ट कारक माना गया है। सप्तमस्थ राहु से जातक, क्योंकि हमारा जातक पत्नी का भाव है, जाया का भाव है, यहाँ पर राहु की स्थिति जो है वो शुभ नहीं है। यदि राहु सप्तमस्थ होता है तो ऐसा जातक जो है पत्नीहीन होता है। व्यवसाय में ऐसे जातक, क्योंकि ये व्यवसाय का भी भाव है, व्यवसाय में राहु स्थित होने से जो है व्यवसाय की हानि भी होती है, और जातक बड़ा भ्रमणशील होता है, दुष्कर्मी होता है, चतुर होता है, लालची स्वभाव का होता है, और ऐसा जातक प्रायः वायु एवं जननेंद्रिय रोग से पीड़ित होता है। ऐसा जातक विवाह नहीं करता। यदि सप्तम भाव में राहु बैठा होगा तो जातक प्रायः विवाह से दूर भागने का प्रयास करता है, और यदि विवाह होता भी है तो विलंब से होता है, और ऐसे जातक का विवाह अन्य जाति या उपजाति में होता है प्रायः, क्योंकि राहु जो है वो मलेच्छ जाति को प्रतीक करता है, मलेच्छ जाति से संबंध रखता है। इसलिए सप्तम भाव में राहु होने से पत्नी जो होती है वो अन्य जाति की या उपजाति में उपजाति की होती है। ऐसे जातक की पत्नी रक्त रोग, यकृत व्याधि आदि रोगों से पीड़ित रहती है। प्रायः सप्तम भाव में राहु होने से पत्नी को जो है रक्त के रोग जो है होते हैं, और यकृत में व्याधि आदि के रोगों से वो पीड़ित रहती है। कलह प्रिया होती है, प्रचंड क्रोध उसके अंदर होता है, और स्वभाव से बड़ी उग्र प्रवृत्ति वाली होती है, तथा अति व्ययशीला, खर्च करने में भी जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके जो है खर्च करती है। इसलिए कलह प्रिया होती है, प्रचंड क्रोध उसके अंदर होता है। और यदि यहाँ पर राहु शुभ ग्रह युक्त हो, या राहु पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और या राहु उच्च राशिस्थ हो, तो जो अभी ये दुष्प्रभाव बताए हैं, इन दुष्प्रभावों में कमी अवश्य आ जाती है। और यदि राहु यहाँ पर सप्तम भाव में हो लेकिन वो स्त्री राशि में हो, तो विवाह एवं दाम्पत्य जीवन संबंधी शुभ फल राहु देता है, परंतु ऐसे जातकों के संबंध विधवा स्त्रियों से हो जाते हैं। सप्तम भाव में यदि राहु बैठा होगा तो विधवा स्त्रियों से भी जो है ऐसा जातक जो है अपने संबंध जो है बना लेता है। विद्वानों की यह मान्यता भी है कि कोई जातक पूर्व जन्म में
जब कोई अशुभ कार्य करता है तभी राहु जो है इस जीवन में सप्तम भाव में पड़ता है। यानी कि सप्तम भाव में राहु का होना यानी कि पूर्व जन्म में जातक के द्वारा कोई अशुभ कार्य किया हो तभी राहु की स्थिति जो है सप्तम भाव में आती है, ऐसा विद्वानों की मान्यता है। इसी मान्यता से राहु की सप्तम भाव की जो स्थिति है उस सप्तम भाव की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। प्रिय मित्रों, यह तो था सप्तम भाव में राहु की स्थिति पर विचार। अब बात करते हैं सप्तम भाव में केतु की स्थिति पर। तो केतु किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालता है? तो सप्तम भाव में केतु की स्थिति को भी अशुभ भाव, अशुभ माना गया है। जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव में केतु होता है वह प्रायः मंदबुद्धि, मूर्ख, शत्रु भय पीड़ित, दुखी, भ्रमणशील और जल भय युक्त, गुप्त पाप कर्मी और चिंताग्रस्त होता है। ऐसे जो जातक की पत्नी है उसको कष्ट मिलता है। यानी सप्तम भाव में यदि केतु की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से जो है ये पत्नी के लिए कष्टकारक होता है। और ऐसे जातक का प्रायः ये देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। द्विभार्या योग भी संभव है, परंतु यदि केतु शुभ प्रभाव युक्त हो या शुभ ग्रह के साथ युति हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि केतु पर पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में द्विभार्या योग समाप्त हो जाता है और एक ही विवाह रहता है। ऐसे जातक के निम्न स्तरीय, मलिन या म्लेच्छ, विधवा या दुष्ट स्त्री से अवैध संबंध होते हैं। ये केतु की विडंबना है सप्तम भाव में बैठे हुए केतु की। और ऐसा केतु जातक को शत्रुओं द्वारा धन हानि का भय भी बना रहता है। जिस जातक की सप्तम भाव में केतु होगा तो ऐसा जातक वो जो है शत्रुओं द्वारा धन हानि भी कराता है। ऐसे जातक को मूत्राशय व वीर्य क्षय रोग भी होते हैं तथा आंतों में घाव भी ऐसे जातक के हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह था सप्तम भाव और सप्तम भाव में राहु और केतु की स्थिति पर विचार। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।